हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। आज है 9 फरवरी और इस लगभग आधे घंटे के सेशन में हम देखेंगे 12 से 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 2021 में किस देश द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो ये भारत द्वारा किया जाएगा। भारत द्वारा 10 से 12 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। जो कहाँ किया जाएगा इसका आयोजन? न्यू दिल्ली के टेरी में। टेरी क्या है? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ये इसका आयोजन किया जाएगा। ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है जो इसका आयोजन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। कब से कब किया जाएगा? 10 से 12 फरवरी के बीच। टेरी देखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसी जगह पे, नई दिल्ली के इस जगह पे इसका किया जाएगा। इसका थीम रखा गया है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर। इसका थीम 2021 का इसका थीम क्या है? रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। तो ये एनर्जी के ऊपर काम करेगा, ऊर्जा और संसाधन, जो ऊर्जा और पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में इसकी खोज करेगा, शोध करेगा। जो 1974 में इसे स्थापित किया गया था। इसे पहले टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता था। पहले इसको क्या कहा जाता था? जब पहले टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कहा जाता था, और लेकिन इसको बाद में द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया। इसका नाम बदला गया है इसका नाम बदला गया है 2003 में। इसका थीम जरूर याद रखिएगा, थी हमारे आम भविष्य को, जैसे कि रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण करेगा? तो डेनमार्क के द्वारा स्थापित किया गया है। ऊर्जा द्वीप कौन निर्माण करेगा? तो ये डेनमार्क के द्वारा किया गया है। डेनमार्क 2 नए आइलैंड बनाने वाला है आर्टिफिशियल नॉर्थ सी में। आर्टिफिशियल वो होता है जो एकदम कृत्रिम रूप से हो और पहले कभी नहीं था। इस तरह का 2 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने वाला है जो कभी था ही नहीं। जो नया जिसे बनाया जाता है उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। ये यहाँ पे विंड एनर्जी उत्पन्न होगा जो नॉर्थ सी और बाल्टिक एरिया में। यहाँ पे देखिए, ये डेनमार्क हो गया। यहाँ पे इसकी राजधानी कोपेनहेग हो गया। एक यहाँ पे इसको खोला जाएगा आइलैंड, और एक इस जगह पे नॉर्थ सी और बाल्टिक सी में 2 जगह पे आइलैंड खोला जाएगा जो कृत्रिम रूप से होगा। ये लगभग 18 फुटबॉल, ये आपकी इसका पहला चरण है, जो इसका फर्स्ट चरण है। यह लगभग 18 फुटबॉल के जो मैदान होता है उससे उतना बड़ा है। ये उतने बड़ा का जो एक फुटबॉल के बराबर, एक जो फुटबॉल का जो मैदान होता है उसके करीब 18 गुना जो है ना इसका एरिया है। 2050 तक ये पवन ऊर्जा क्षमता को 25 गुना बढ़ाने के लिए बोला है, और बिजली प्रणाली को बदलने की योजना बना रहा है। मतलब कि बिजली को पूर्ण रूप से स्वच्छ रहेगा, जो इसमें पवन टर्बाइनों से जुड़ा होगा, और शिपिंग, विमानन और उद्योग और भारी परिवहन में इसके उपयोग के लिए घरों और ग्रीन हाइड्रोजन दोनों को आपूर्ति की जाएगी इस बिजली को। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियाई देश है जिसमें जूटलैंड, प्रायद्वीपीय और कई द्वीप भी शामिल है। इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। सम्राट यहाँ के मार्गरेट द्वितीय। प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सेन। यहाँ की मुद्रा है डेनिश क्रोन। ये एक यूरोपियन कंट्री है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना किस शहर में बनाई जाएगी? तो ये लेह में बनाया जाएगा। भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ बनाया जाएगा? तो ये लेह में बनाया जाएगा।
लेह में बनाया जाएगा जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर आधारित होगा, जिसमें भारत वहाँ की सरकार से हस्ताक्षर किया है ओएनजीसी के साथ। ओएनजी के साथ मिलकर वहाँ इस परियोजना को पूरा करने के लिए एक हस्ताक्षर सबमिट किए हैं। ओएनजीसी की बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन होता है। ये फर्स्ट चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा और आम जनता के लिए 100% मुफ्त बिजली की आपूर्ति की जाएगी इसके द्वारा। जब इसका दूसरा चरण शुरुआत होगा तो कुओं के अधिकतम से अधिकतम कुआं का ड्रिलिंग किया जाएगा और उसमें उच्च क्षमता के डेमो प्लांट की स्थापना किया जाएगा। वहीं तीसरे चरण की बात करें तो एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट भी इस परियोजना के अंतर्गत एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट भी स्थापित करने के लिए बोला गया है। जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि लेह में स्थापित करने के लिए बोला गया है। तो लेह एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी संयुक्त राजधानी सबसे बड़ा शहर है। 31 अक्टूबर 2019 को यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था। ये यहाँ की पहाड़ियाँ सुंदरता और विशिष्ट संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी लेह और कारगिल है। यहाँ के उपराज्यपाल है राधा कृष्णा माथुर। यहाँ के गवर्नर नहीं होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। जो केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नर नहीं होते, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी डायमंड जुबली मनाई है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? डायमंड जुबली कौन मनाया है अभी हाल ही में? तो ये गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा मनाया गया है। गुजरात हाई कोर्ट ने डायमंड जुबली मनाई है। इसकी 60वीं वर्षगांठ है इस बार। इस 60वीं वर्षगांठ इस बार मनाया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। गुजरात के हाई कोर्ट ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ 6 फरवरी को अपनी डायमंड जयंती मनाई, जो इसके 60वीं वर्षगांठ थी। इसके याद में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। जैसे कि आपके इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसकी वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना 1960 में स्थापना हुई थी। ये पहले बम्बई राज्य के महाराष्ट्र और गुजरात को कवर करता था, लेकिन उसके बाद में यहाँ की उच्च न्यायालय अहमदाबाद में स्थित हो गया। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विक्रम नाथ। गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है विक्रम नाथ। गुजरात की बात करें तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। देखिए यहाँ पे गवर्नर है, राज्यपाल है, जबकि स्टेट में गवर्नर होता है, स्टेट में राज्यपाल होता है और केंद्र शासित राज्यपाल होता है, उपराज्यपाल होता है। यहाँ के सीएम की बात करें तो विजय रूपाणी। लोकसभा में 26 सीट है, राज्यसभा में 11 सीट है, विधानसभा में 182 सीट है। यहाँ पे विधान परिषद की सीट नहीं है। वहीं नेशनल पार्क की बात करें तो वसंदा, ब्लैक बक, गिर मरीन यहाँ की राष्ट्रीय उद्यान है। ऐतिहासिक शहर 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन कर रहा है। मांडू किस राज्य में स्थित है? मांडू कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है। ये 13 से 14 फरवरी के बीच किया जाएगा, जिसमें यात्रियों एवं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यह महोत्सव रखा गया है। यात्रियों और पर्यटकों को उत्साहित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए यह पर्यटन रखा गया है, ताकि दूर दूर से पर्यटक यहाँ पे टूरिज्म यहाँ पे आ सके, ट्रेवल कर सके। इस महोत्सव में हिस्टोरिकल वॉक्स है, एक्सपेरिमेंटल साइकिलिंग टूर्स है, मालीपुर हॉर्स ट्रेल है, फोटो कॉन्टेस्ट है, क्राफ्ट है, म्यूजिकल स्टोरीज है और बहुत कुछ भी इसमें दिखाया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी है भोपाल। इसके राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा में 29 सीट है, राज्यसभा में 11 सीट है,
और विधानसभा में 230 सीट है। वहीं राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो पन्ना वन विहार, सतपुरा, संजय माधव, कान्हा जीवाश्म, दिनसौर जीवाश्म, बांधवगढ़, इंदिरा प्रियदर्शनी, इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क स्थित हैं। आगे देखते हैं हाल ही में लॉन्च किया गया असोम माला परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क संरचना से संबंधित है। असोम माला परियोजना सड़क संरचना से संबंधित है, जो भारत के ट्राई कल्चर को ध्यान में रखकर लोगों के अंदर असोम माला रोड इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया गया है। ये कहाँ किया गया है? असम में। इंडियन ट्राई कलर को देखते हुए इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB में नियुक्त किया गया है? तो श्रीधर बेम्बू को नियुक्त किया गया है। जोहस श्रीधर बेम्बू अपॉइंटेड टू डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड NSAB यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। किनके द्वारा नियुक्त किया गया? अजीत डोभाल के द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति कौन करते हैं? तो अजीत डोभाल, जो सरकार के बाहर से राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों के समूह में शामिल है। NSAB की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड होता है। वहीं श्रीधर बेम्बू को देखें तो एक भारतीय अरबपति है, जो एक बिलियनियर्स है, जोहो कॉरपोरेशन और के संस्थापक भी है। बिजनेस मैग्नेट और जोहो कॉरपोरेशन के संस्थापक है और CEO भी है। फोर्ब्स के अनुसार वह दुनिया के 59वें सबसे अमीर भारतीय है। फोर्ब्स एक संगठन है जो ये बताता है कि कौन कितने अमीर है। पूरी दुनिया में ये देखता है और इसके अनुसार श्रीधर बेम्बू एक 59वें सबसे अमीर भारतीय है। इसके अलावा इन्हें चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। NSC की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 नवंबर 1998 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अजीत डोभाल है सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है और डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है राजेंद्र खन्ना। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है राजेंद्र खन्ना। निम्नलिखित में से किस कैबिनेट ने हाल ही में मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है? तो यह दिल्ली कैबिनेट के द्वारा दिया गया है। दिल्ली कैबिनेट के द्वारा मुख्यमंत्री ने विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। ये 9th क्लास स्टूडेंट के लिए है, जो आगे जाकर जो 11th 12th में पढ़ेंगे उनके लिए ये 5000 स्कॉलरशिप का दिया जाएगा। ये लगभग 1000 विद्यार्थियों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा दीक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी गई। इसमें 1000 छात्रों को 5000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा कक्षा 9 के छात्रों के लिए विज्ञान छात्रवृत्ति योजना दी जाएगी। इसमें 1000 छात्रों को 5000 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त होगा। इसमें दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों के, जो दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है और जो जिन्हें सरकारी मान्यता प्राप्त किया गया है उनमें कक्षा 9 के छात्रों को ये दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे उन्हें छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा।
किस राज्य ने राज्य को भिखारी मुक्त बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान के द्वारा ये शुरू किया गया है। रोड पे जो भिखारी वगैरह मांगते रहते हैं अक्सर, उनको देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। जिसमें कहा गया है कि राज्य भिखारियों को योगा, स्कूल, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, इस तरह के कई सारे सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस शहर में पहली ई कैबिनेट का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया गया है ये? शिमला में, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला में। हिमाचल प्रदेश बिकम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ई कैबिनेट। ई कैबिनेट का उद्घाटन करेंगे, जो क्या होगा? जो कि पेपरलेस कैबिनेट होगा। जो इस तरह से यहाँ पे जो पेपर नहीं रखा जाएगा, बल्कि लैपटॉप के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू जो भी कैबिनेट में डिस्कस किया जाएगा वो इसका रखा जाएगा। तो ये पहला ई कैबिनेट स्थापित किया गया है जो कि पेपरलेस है। जैसा कि इस बार बजट में भी पेपरलेस रखा गया है, उसी को देखते हुए ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को शिमला में पहली ई कैबिनेट का उद्घाटन किया, जो पहला राज्य बन गया है जिसने ई कैबिनेट आवेदन को लागू करने के लिए पेपरलेस। आगे देखते हैं, सीईओ कोविड-19 अभियान के तहत 5 लाख टीकाकरण पूरा करने वाला कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है? भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अब तक 5 लाख टीके लगवा चुका है कोविड-19 का। उत्तर प्रदेश अब तक 5 लाख कोविड-19 का टीकाकरण लगवा चुका है, जो कि अब तक का पहला राज्य है जो सबसे ज्यादा टीका लगाए। 5 लाख लाभार्थियों को कोविड टीकाकरण का पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और वहीं भारत की बात करें तो भारत तीसरा देश है जो अब तक के सबसे ज्यादा टीकाकरण लगवा चुका है। 15 फरवरी लास्ट डेट है उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उनके लिए 15 फरवरी का लास्ट चांस दिया जाए जो टीकाकरण लगवा सकते हैं। अभी तक जिन्हें टीका नहीं लगा है उनके लिए 15 फरवरी तक लास्ट मौका है, अपना टीका लगवा सकते हैं। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मार्स आइस मैपिंग मिशन के लिए एक मिशन पर हस्ताक्षर किया है, किसके द्वारा? तो ये ऑल ऑफ दिज CSA, JAXA, ASI, इन तीनों के थ्रू तीनों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। कौन किया है? अंतरिक्ष एजेंसी नासा। CSA कैनेडियन स्पेस एजेंसी है। CSA जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है JAXA। और वहीं इटालियन स्पेस एजेंसी है ASI, जिसके साथ कोलैबोरेशन करके इस मिशन के लिए हस्ताक्षर किया गया है। ये आइस मैपिंग मिशन है जो लाल ग्रह पर भविष्य यानी कि मंगल ग्रह पे भविष्य के लिए भविष्य में उम्मीदवारों के लिए लैंडिंग साइट के लिए प्रचुर सुलभ बर्फ की पहचान करने में मदद करेगा। वहां पे जाके ये मंगल ग्रह पे जाके कुछ शोध करेगा कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी उम्मीदवार या कोई भी इंसान यहाँ पे लैंडिंग कर सकता है या नहीं। अगर कर सकता है तो कितना सुरक्षित होगा और कितना सुरक्षित नहीं होगा। उसी को देखते हुए ये हस्ताक्षर किया गया है। 2026 के आरंभ में लॉन्च के लिए तैयार हो सकता है। ये लाल ग्रह पे जाकर के पता लगाएगा कि वहां पे निकट सतह पे बर्फ जमा हुआ है या नहीं, या जो बदले में विज्ञान समुदाय के मार्ग में के अस्थिर इतिहास की गहरी समझ में विकसित करने में सक्षम करेगा। नासा की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के वाशिंगटन DC में। इसके फाउंडर कौन है? ड्वाइट डी आइजनवर। इसके किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? स्टीव जुकर क्रिक।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में द बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? एनसीएईआर के द्वारा, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा द बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स प्रकाशित किया गया है। ये 2020-21 के दूसरी और तीसरी तिमाही के बीच ये 29.6% की वृद्धि हुई। फाइनेंशियल ग्रोथ का इसमें कहा गया है कि 2020-21 में फाइनेंशियल ग्रोथ 29.6% रही है। वही आशा करते हैं कि नेक्स्ट अगले 6 महीने में फर्मों के वित्तीय में सुधार आएगी, फाइनेंशियल पोजीशन में, वित्तीय स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है। वही एक और उम्मीद है कि 2020-21 के तिमाही में इसमें 3.1% की वृद्धि होने की। एनसीएईआर की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है और ये गैर लाभकारी आर्थिक थिंक टैंक है। ये एक तरह से ये थिंक टैंक है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। अध्यक्ष है नंदन नीलेकनी और महानिदेशक है डॉक्टर शेखर शाह। इस साल किस दिन सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाएगा? तो ये आज के दिन मनाया जाएगा, जो कि 9 फरवरी को। आज 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। इसका थीम है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। तो देखिए, थीम जो भी होता है ना, तो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में थीम जो है ना पूछा जाता है कि इस साल का इंटरनेट दिवस का थीम क्या है। तो टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट ये 2004 से मनाया जा रहा है और लगभग 170 देश इस दिन को मनाते हैं। टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, यानी कि एक बेहतर इंटरनेट के लिए साथ, ये 2021 के विषय है। 2004 में यूरोपीय संघ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और 2005 में इसके अस्तित्व में आने लगा था। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये जो रूट बन गया है, जो कि एक इंग्लैंड का खिलाड़ी है। जैसा कि अभी हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट चल रहा है, उसमें ये 100 टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 100वें टेस्ट में 200 रन बनाए। 100 टेस्ट में नहीं, 100वें टेस्ट में। ये इंग्लैंड के कप्तान है जो रूट, जो अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाए हैं। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। यह मैच कहाँ हो रहा है? चेन्नई में। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन में ये कारनामा किया गया है। ये थे आज के आपके 15 क्वेश्चन, जिसका हमने पूरी तरह से डिस्कस किया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।